प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल लर्न विथ आरपी पर। आज हम आपके सामने कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4 मतलब इस प्रश्नावली में 4 प्रश्न हैं। चारों प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो कहने का मतलब कि इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली को ही समाप्त कर देने वाले हैं। तो आज से ये कक्षा 9 की मैथ स्टार्ट होने वाली है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके तुरंत हमारे चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि आपको रोज़ाना आप कक्षा 9 की गणित से संबंधित वीडियो और अन्य विषयों से संबंधित वीडियो अपलोड होंगी। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए रोज़ाना इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1 है, पहले हम प्रश्न 1 को हल करेंगे, फिर प्रश्न 2 को, फिर प्रश्न 3 को और फिर प्रश्न 4 को। इसी प्रकार सभी हम प्रश्नों को हल करेंगे। सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या हम शून्य को एक परिमेय संख्या मान सकते हैं या फिर क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हम इसे P/Q अर्थात परिमेय संख्या के रूप में इसको लिख सकते हैं या नहीं, जहाँ P और Q पूर्णांक हों तथा Q जो है वो कभी भी 0 के बराबर ना हो। तो चलिए इसको हम चलते हैं सादे पेज पर और इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शून्य एक परिमेय संख्या हो सकती है, वो भी कैसे हो सकती है वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। तो देखिए शून्य जो है वो परिमेय संख्या कैसे होगी। आप देख सकते हैं यदि शून्य है एक, उसके नीचे हम 2 लगा दें। यदि शून्य के नीचे 2 लगा दें तो इसका मतलब क्या होगा, जब शून्य में 2 का भाग देंगे तो शून्य ही आएगा, या फिर शून्य में 1 का भाग देंगे तो शून्य ही आएगा, शून्य में 3 का भाग देंगे तब भी शून्य आएगा। यानी कि किसी भी संख्या का शून्य में यदि हम भाग देंगे तो शून्य ही आएगा। लेकिन यदि आप यहाँ पर देखें तो ये P/Q के रूप में लिख जा चुकी है, जहाँ पर 0 बराबर P है तथा 2 बराबर Q है। इस प्रकार ये P/Q के रूप में लिखी जा चुकी है। तथा यहाँ पर यदि आप देखें तो Q इसका जो है वो प्रश्न में हमें कहा गया है कि Q जो है वो कभी भी 0 के बराबर ना हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं Q कभी भी 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि यदि यहाँ पर हम 1 रखेंगे तब भी Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। 0 तो हम रख ही नहीं सकते, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से भाग कभी भी नहीं दिया जा सकता है। तो हम 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, इस प्रकार कई संख्याओं का हम इसमें भाग दे सकते हैं, जहाँ पर Q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो यदि आप देखें तो 0 को हमने एक परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है तथा इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यही हमको बताना था। अतः शून्य एक परिमेय संख्या है तथा इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q जो वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये पहला प्रश्न हल होता है। अब आइए हम दूसरे प्रश्न को भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद दूसरा नंबर डाल करके उसको भी यहाँ पर हल करना प्रारंभ करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 और 4 जो है उसके बीच हमें 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। चूँकि 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, लेकिन जिनमें से सबसे सरल और आसान विधि जो है वो दूसरी विधि है। पहली विधि जो है उसमें हमें काफ़ी लंबा पड़ जाता है निकालने के लिए, उसमें हम एक एक करके ज्ञात करते हैं। लेकिन दूसरी विधि जो है उसमें हम बहुत ही आसान तरीके से जल्द ही 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याओं को हम एकदम आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। वो विधि एकदम आसान है, बस ध्यान लगा करके समझिएगा। हमें ज्ञात करना है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। ठीक, 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करना है। तो एक आप यहाँ पर यदि देखें तो कितनी परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्याएं। ठीक, कितनी, 6। तो हमें क्या करना है, ये जो 3 और 4 दिया गया है, अब आप देखें तो 3 को एक साइड लिख दीजिए और 4 को एक साइड लिख दीजिए। ठीक, अब 3 को हम परिमेय संख्या के रूप में 3/1 लिख सकते हैं तथा 4 को भी हम परिमेय संख्या के रूप में 4/1 लिख सकते हैं, क्योंकि इससे कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब ध्यान से यदि देखें तो हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है।
तो 6 जब आपको मैं बता दूं, यदि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हो तो 5 में 1 जोड़ करके अर्थात 6 का गुणा हम इसमें अंश और हर दोनों में करेंगे, तथा यदि हमको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो 6 में 1 जोड़ करके जो आएगा अर्थात 7 का इन दोनों संख्याओं में अंश और हर दोनों में गुणा करना है। यदि 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो 3 में 1 जोड़ करके 4 का अंश और हर दोनों में गुणा कर देना है। चूंकि यहाँ पर हमको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो 6 में 1 जोड़ करके 7 आएगा, तो 7 का हम इसमें अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। 7 का ऊपर भी गुणा कर देंगे और इसमें भी 7 का ऊपर भी गुणा और 7 का नीचे भी गुणा कर देंगे। इससे हमें कोई भी परिवर्तन संख्याओं में नहीं होगा। तो अब बराबर कर दीजिए, 3 सते 21 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 7। ठीक, अब यदि देखें आप तो 21 जो है वो 7 से 3 बार में कट जाएगा, 3 ही आएगा, लेकिन इससे कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बस ये एक सिस्टम है, अर्थात ये एक विधि है ज्ञात करने की। ठीक, अब 4 का 7 में गुणा करेंगे तो 28 आएगा और 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 आएगा। 28 में 7 का भाग दीजिए, कितना आता है? 4 आता है। कोई परिवर्तन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कहने का मतलब कि ये वाला 21/7 का मतलब 3 है तथा 28/7 का मतलब 4 है। अब 21/7 और 28/7 के बीच हमको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो ये प्रश्न में हमको कहा गया है। तो आप ध्यान से देखिए, अब एकदम सिंपल तरीका है कि पहली परिमेय संख्या क्या होगी, आप 21 को 1 बढ़ा दीजिए, 22/7 कर दीजिए। उसके बाद 23/7 कर दीजिए। उसके बाद 24/7 कर दीजिए। उसके बाद 25/7 कर दीजिए। उसके बाद 26/7 कर दीजिए और 27/7 कर दीजिए। अब इन परिमेय संख्याओं को गिनिए कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 ज्ञात हो गई ना 6 परिमेय संख्याएं। तो कितनी इजी विधि है ये, आपको कितना अच्छा लगा होगा ये तरीका 6 परिमेय संख्याओं को एक बार में ही ज्ञात करने का। तो उम्मीद है ये विधि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तथा ये प्रश्न भी आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आया होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न का आंसर जो है वो यहाँ से यहाँ तक 6 परिमेय संख्याएं हमने ज्ञात कर लिया है। ठीक, तो आपको मैं बता दूं कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए आप कक्षा 9 की पुस्तक में जब देखेंगे तो उसमें यदि दूसरा भी आंसर दिया हो तो उससे आप इस आंसर को गलत मत कर दीजिएगा। ठीक, ये आंसर भी एकदम सही आंसर है, आप चाहे जिससे भी चेक करवा सकते हैं। आप किताब में देखेंगे तो दूसरा भी आंसर मिलेगा या फिर यही मिलेगा, इससे कुछ दिक्कत नहीं है, इससे आप कोई डाउट मन में मत बना लेना। ठीक, अब आइए तीसरे प्रश्न को भी हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसको भी यहाँ पर हल करना प्रारंभ करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। यानी 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हमको इकट्ठा ही ज्ञात करना है। तो उस विधि का प्रयोग हम इसमें भी करेंगे जिसका हमने दूसरे प्रश्न में किया था, उसी विधि का प्रयोग इसमें करेंगे और 3/5 और 4/5 के बीच की 6 परिमेय संख्याओं अर्थात 5 परिमेय संख्याओं को हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो तीसरे प्रश्न में हमें 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो जिस विधि का प्रयोग हमने दूसरे प्रश्न में किया था उसी विधि का प्रयोग हम इस प्रश्न में करने वाले हैं। तो हमने उस प्रश्न में बताया था, इस प्रश्न को पढ़ने से आपका दूसरा प्रश्न भी दोहरा जाएगा, कहने का मतलब आप उसको दोबारा समझ जाएंगे। तो मैंने क्या बताया था कि जब इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाए तो सर्वप्रथम एक संख्या को बाएं साइड लिखिए और एक संख्या को दाएं साइड लिखिए। तो 4/5 और 3/5 को मैंने इधर उधर लिख दिया है। ठीक, अब उसके बाद आप क्या कीजिए, दोनों में ध्यान से देखिए, जितनी संख्याओं को हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है उसमें एक जोड़ करके हमें उसके अंश और हर दोनों संख्याओं में गुणा करना है। तो यहाँ पर हमको कितनी संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहा गया है? 5 संख्याएं। तो 5 में हम एक सिंपल तरीके से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 का अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे तो 3 में भी 6 का गुणा करेंगे और 5 में भी 6 का गुणा करेंगे और बराबर में 3 छंग 18 और 5 छक्के 30। ठीक, ये हमको मिल जाएगा। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, ऊपर भी 6 का गुणा और नीचे भी 6 का गुणा। तो 6 चौको 24 और 6 पंचे 30। एकदम इजी मेथड है इस प्रकार इसको हल करने का। तो इस प्रकार हमें दो संख्याएं मिल जाएंगी। क्योंकि हमको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो अब आप ध्यान से देखिए, आपको
ये बड़ी संख्या आपको ये 18/30 मिल गया और उससे भी आगे की संख्या 24/30 मिल गया। अब 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है तो 18 के बाद 19 आता है, 19 के बाद 20 आता है। इसी प्रकार क्रमशः ज्ञात कीजिए। 18/30 के बाद आएगा 19/30 और उसके बाद आएगा 20/30 और उसके बाद आएगा 21/30 और फिर चौथा नंबर आएगा 22/30 और पाँचवा नंबर आएगा 23/30। गिनिए 5 परिमेय संख्याएं आपको एकदम आसान तरीके से ज्ञात हो चुकी हैं। तो ये विधि आपको कितना ही अच्छा क्यों ना लगा हो, यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। तो दूसरा और तीसरा प्रश्न सेम वही विधि से हमको हल करना है। तो इसका आंसर ये है, आपको किताब में दूसरा भी आंसर दिया होगा, इससे आप डाउट मत लीजिएगा। ठीक, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अब आइए चौथे प्रश्न को भी हम देख लेते हैं और उसको भी हल करना प्रारंभ करते हैं। तो चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए हमें यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं जिनमें हमें देखना है कि ये सत्य हैं या फिर असत्य हैं और हमको कारण भी देना है। तो आइए पहले कथन को हम पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या। देखिए ये प्राकृत संख्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, प्राकृत संख्या या फिर इसको हम प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक, प्राकृत संख्या जो है इसको हम प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, जो कि 1 से शुरू होती है। आप इतना ध्यान दीजिए कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होती है। तो देखिए ये कह रहा है कि इस कथन को बताइए कि ये सत्य है या असत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। तो इसको हम चलिए वहाँ पर कॉपी पर इसको समझ लेते हैं। तो चौथे का पहला कथन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है, इसको बताइए कि ये सत्य है या असत्य है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो आपको मैं बता दूं कि प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से शुरू होती है और इसी प्रकार 2, 3, 4 और इसी प्रकार जाते जाते अनंत तक ये जाती है। ठीक, कहाँ तक जाती है, अनंत तक। और पूर्ण संख्या जो है वो 0 से शुरू होकर के 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार होते हुए ये भी अनंत तक जाती है। तो यदि आप देखें यहाँ पर तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में आ जाती हैं। ठीक, खाली जो देखिए पूर्ण संख्या 0 जो है वो प्राकृतिक संख्याओं के साथ नहीं जाता है, लेकिन जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के साथ आ जाती हैं। तो प्रश्न में हमसे यही पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं। तो हम हाँ एकदम आसान तरीके से कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सत्य है। और ये क्यों सत्य है, क्योंकि प्रत्येक आपको मैं बता दूं ये कथन सत्य क्यों है, पहले ही बता दिया कि ये 1, 2, 3, 4 जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है और इस प्रकार जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं में शामिल हो जाती हैं। तो इसका कारण जो है हम आगे लिख देते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं का मिश्रण हैं। जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्याओं का मिश्रण हैं। तो इस प्रकार ये चौथे का पहला कथन हमारा सिद्ध हुआ। अब आइए चौथे के दूसरे कथन को भी देखते हैं कि वो सत्य है या फिर असत्य, और उसका भी कारण यहाँ पर दे देते हैं। चौथे का दूसरा कथन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसको भी हमें देखना है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वो एक पूर्ण संख्या होती है या फिर नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं जो पूर्णांक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन पूर्णांक और एक होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक में जैसे 2, 3, 4 इस प्रकार की संख्याएं आती हैं और ऋण पूर्णांक में -2, -3, -4 इस प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो आप देखें तो धनात्मक पूर्णांक जो हैं वो पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन जो ऋणात्मक पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्या में कभी नहीं आ सकते, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है, वो धनात्मक दिशा में जाती है, वो ऋणात्मक दिशा में कभी भी नहीं जाती है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, असत्य है।
क्यों असत्य है कि भाई सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो धनात्मक होती हैं, पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। तो इसका आंसर जो हुआ असत्य, सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक होती हैं, ये इसका कारण हो जाएगा। इसलिए सभी पूर्णांक जो हैं वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं। अब आइए चौथे के तीसरे कथन को भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसको भी जान लेते हैं कि वो सत्य है या असत्य, फिर उसका भी कारण यहाँ पर दे देते हैं। तो चौथे का तीसरा कथन कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं, जैसे मान लीजिए कि 1/2, 2/4, -3/4, -6/8, तो ये जो हैं ये परिमेय संख्याएं हैं, ठीक। ये कभी भी पूर्ण संख्या होती हैं? ये नहीं होती। क्यों नहीं होती? तो ये कथन जो है ये असत्य होगा। और क्यों असत्य होगा ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या क्यों नहीं होती है। तो इसका कारण यह है कि मैंने पहले ही दूसरे में आपको बता दिया कि प्रत्येक पूर्णांक यानी कि धनात्मक पूर्णांक तो पूर्ण संख्या होते हैं, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या क्यों नहीं होते? क्योंकि ये ऋणात्मक होते हैं और सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक होती हैं। तो इसी प्रकार प्रत्येक परिमेय संख्याएं जो होती हैं कुछ तो धनात्मक होती हैं लेकिन कुछ ऋणात्मक होती हैं। कहने का मतलब कि परिमेय संख्याओं में भी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। तो इसको हम सिंपल तरीके से लिख देंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन असत्य है। और क्यों असत्य है? क्योंकि जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनमें जो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, तथा जो धनात्मक हैं ये भी पूर्ण रूप से पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है वो अपने आप में स्वयं पूरा होती है और ये जो होती हैं ये संख्याएं ये अधूरी होती हैं। तो इसका हम आंसर लिख देते हैं। तो चौथे का तीसरा कथन जो है ये असत्य हो गया, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं जो हैं वो एक पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि इसका कारण यह है कि देखिए, उदाहरण के रूप में मैं उदाहरण से भी बता सकता हूँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि -2/4 जो है वो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है पर पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार आज की ये प्रश्नावली 1.1 यहीं पर समाप्त होती है। तो उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रोजाना इसी प्रकार